India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त 2025 को अपने 4 अगस्त के आदेश को वापस ले लिया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत कुमार को आपराधिक मामलों से हटाने का निर्देश दिया गया था। ये निर्णय मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की ओर से एक पत्र प्राप्त होने के बाद आया, जिसमें उन टिप्पणियों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था। ये मामला MS शिखर केमिकल्स द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित है। बता दें आपको कि जिसमें उन्होंने एक वाणिज्यिक लेन देन से उत्पन्न होने वाली आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी। प्रतिवादी ने कथित तौर पर 52.34 लाख के धागे की आपूर्ति की थी, जिसमें से 47.75 लाख का भुगतान किया गया था। शेष राशि के भुगतान के लिए एक शिकायत दर्ज की गई थी। न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने अपने आदेश में कहा था कि मुकदमा लंबित होने के कारण शिकायतकर्ता को आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश कुमार की टिप्पणियों को अनुचित बताया और उन्हें आपराधिक मामलों से हटाने का निर्देश दिया। हालांकि 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को वापस ले लिया और कहा कि उनका इरादा न्यायाधीश कुमार को अपमानित करने का नहीं था। न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रशंसा पत्र दिए जाते हैं जब वे कानूनी रूप से त्रुटिहीन आदेश पारित करते हैं और न्यायपूर्ण सुनिश्चित करते हैं। बता दें आपको कि पूर्ण न्याय सुनिश्चित करते हैं। न्यायालय ने अपने 4 अगस्त के आदेश को वापस ले लिया और कहा कि उनका इरादा न्यायाधीश कुमार को अपमानित करने का नहीं था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कम से कम 13 न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक पत्र लिखा और पूर्ण न्यायालय की बैठक बुलाने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के मालिक हैं और उन्हें मामले की जांच करने का निर्देश दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चीनी वीजा और एयरसेल मैक्सिस मामलों से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम की अगर हम बात करें तो अधिनियम की कार्रवाई में कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम के खिलाफ आरोपों पर दलील स्थगित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने ईडी के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू की अतिरिक्त सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है, जिन्होंने सवाल किया कि PMLA मुकदमे को विधेय अपराध में आरोप तय किए जाने का इंतजार क्यों करना चाहिए। सबसे पहले जस्टिस कांत ने व्यक्त किया कि आक्षेपित आदेश जो वास्तव में ईडी के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करता है। न्यायाधीश ने कहा है कि मान लीजिए कि विधेय अपराध में कल कोई आरोप तय नहीं किया जाता है या ट्रायल कोर्ट आरोप तय करता है, लेकिन हाई कोर्ट या ये अदालत इसे अलग कर देती है तो पूरा श्रम कड़ी मेहनत बेकार चली जाएगी। जवाब में ASG ने एक और काल्पनिक परिदृश्य के साथ मुकाबला किया। इसे दूसरे तरीके से देखें, मैं गवाहों से पूछताछ नहीं करता, मुकदमे में देरी होती है, गवाह मर जाते हैं और मेरे सबूत खो जाते हैं। जो संतुलन बनाए गया है वह है मुकदमे के साथ आगे बढ़े। अंतिम आदेश विधेय अपराध परीक्षण में होने तक निर्णय न सुनाए
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सीधे तौर पर दो फैसले हैं। अतः खंडपीठ ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने समय से पहले हस्तक्षेप किया और वह वैकल्पिक रूप से चिदम्बरम को केवल ये कहकर बचा सकता था कि पीएमएलए परीक्षण को विधेय अपराध में मुकदमे से पहले समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस कांत ने कहा है कि वास्तव में परीक्षण एक साथ समाप्त हो सकता है। हाईकोर्ट ने समय से पहले थोड़ा हस्तक्षेप किया। हाईकोर्ट ये कहकर बचाव कर सकता है कि दोनों मुकदमे एक साथ जारी रहेंगे और इस मुकदमे को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। जस्टिस रविंद्र की एकल पीठ ने चिदम्बरम की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश पारित किया है। जब तक कि अनुसूचित अपराधों यानी सीबीआई एफआईआर में आरोप तय नहीं किए जाते हैं, तब तक मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनके खिलाफ आरोप तय नहीं किए जाते। बता दें कि याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या पीएमएलए के तहत आरोप तय करने को स्थगित कर दिया जाना चाहिए या अपराध के लिए आरोपों को अंतिम रूप दिए जाने तक रोक लगा देनी चाहिए। चिदम्बरम के अनुसार दोनों मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में कार्रवाई अगले चरण में तब तक नहीं बढ़नी चाहिए जब तक कि निर्धारित अपराध में अगला चरण पूरा नहीं हो जाता। दूसरी ओर ईडी ने एस मार्टिन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश पर भरोसा किया, जिसमें इस आशय के अंतरिम निर्देश जारी किए गए थे कि अनुसूचित अपराध में पीएमएलए के तहत भी मुकदमा चलेगा। इस शर्त पर पीएमएलए मामले में कोई निर्णय नहीं सुनाया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप या प्राप्त संपत्ति होने के नाते अनुसूचित अपराध और अपराध की आय का अस्तित्व न केवल पीएमएलए के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए बल्कि इसे जारी रखने के लिए भी अनिवार्य है। अदालत ने यह भी कहा है कि एस मार्टिन मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचार का प्रश्न ये था कि क्या आरोप तय करने के लिए अनुसूचित अपराध में मुकदमे का निष्कर्ष आवश्यक है, जबकि चिदम्बरम सिर्फ ये प्रार्थना कर रहे थे कि पीएमएलए मामले में आरोप तय करने को तब तक के लिए स्थगित रखा जाए जब तक कि विधेय अपराध से संबंधित मामले में आरोप तय नहीं हो जाते। चिदम्बरम की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने अंततः निचली अदालत को पीएमएलए कार्रवाई में आरोपों पर दलीलों को स्थगित करने का आदेश दिया। विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पीएमएलए मामले में मुकदमे पर रोक लगा दी थी, जहां 7 साल से विधेय अपराध में चार्जशीट दायर नहीं की गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 के तहत गठित समिति को निलंबित करने का आदेश पारित किया है, जो मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन संभालने के लिए बनाया गया था। कोर्ट ने कहा है कि वह अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में भेजेगा और जब तक हाईकोर्ट इस मामले का फैसला नहीं लेता, समिति को स्थगित रखा जाएगा। समिति का निलंबन। अध्यादेश के तहत गठित समिति को निलंबित किया जाएगा। हाईकोर्ट की चुनौती। याचिकाकर्ता अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है। अंतरिम समिति। सुप्रीम कोर्ट एक अन्य समिति का गठन करेगा, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के पूर्व जज करेंगे और इसमें कुछ सरकारी अधिकारी और गोस्वामी प्रतिनिधि शामिल होंगे। मंदिर के सुचारू प्रशासन। अंतरिम समिति मंदिर के सुचारू प्रशासन को सुनिश्चित करेगी और विकास गतिविधियों पर निगरानी रखेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्य सरकार की अत्यधिक जल्दबाजी पर सवाल उठाया था और कहा था कि वह किसी भी धार्मिक अधिकार में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखती है। अब याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देंगे और कोर्ट का फैसला आने तक समिति को स्थगित रखा जाएगा। अंतरिम समिति मंदिर के सुचारू प्रशासन को सुनिश्चित करेगी और विकास गतिविधियों पर निगरानी भी रखेगी।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड या बीपीएसएल के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की समाधान योजना के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई की। बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ बीआर गवाई, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बीपीएसएल के पूर्व प्रवर्तकों ने जेएसडब्ल्यू की समाधान योजना को चुनौती दी। उनका तर्क है कि जेएसडब्ल्यू ने योजना के अनुसार कार्यशील पूंजी के रूप में 8,000 करोड़ रुपए की इक्विटी नहीं डाली और वित्तीय ऋणदाताओं को भी पूरी राशि नहीं दी। समाधान योजना में प्रस्तावित कुल राशि 19,750 करोड़ रुपए थी। बीपीएसएल के पूर्व प्रवर्तकों की ओर से सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता ने तर्क दिया है कि जेएसडब्ल्यू ने योजना का उल्लंघन किया और केवल 100 करोड़ रुपए की इक्विटी डाली है। सीओसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सीओसी ने पुनर्विचार याचिका और पारित समाधान योजना का समर्थन किया और लेकिन योजना की शर्तों को तय करने में प्रवर्तकों की भूमिका पर आपत्तियां हैं। सिंगापुर की शिपिंग कंपनी की ओर से सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह ने तर्क दिया है कि बीपीएसएल के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए S7 आवेदन को मंजूरी दिए जाने से पहले कंपनी और बीपीएसएल के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे। सुनवाई आज यानी शुक्रवार को भी जारी रहेगी। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि उसके 2 मई के फैसले की समीक्षा की आवश्यकता है, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील की समाधान योजना खारिज कर दी गई थी और बीपीएसएल के समापन का निर्देश भी दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि माता पिता द्वारा अपने ही बच्चों के खिलाफ की गई यौन हिंसा सबसे गंभीर अपराध है और इसके लिए सबसे बड़ी और कड़ी सजा दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक पिता की पॉक्सो एक्ट के तहत सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि इस तरह के अपराधों में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती है। दरअसल एक पिता पर अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था और पिता को पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। फिर पिता ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी और उसकी अपील खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिता की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि इस तरह के अपराधों में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती है। न्यायालय ने कहा है कि माता पिता द्वारा अपने ही बच्चे के खिलाफ की गई यौन हिंसा सबसे गंभीर अपराध है और इसके लिए सबसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि दोषी को कड़ी सजा दी जाए। न्यायालय ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है और इस तरह के अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान है। न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वह पीड़िता को न्याय दिलाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। न्यायालय ने कहा है कि समाज में यौन शोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है और इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। धर्मस्थल दफन मामले में मीडिया पर लगे प्रतिबंध को लेकर यूट्यूब चैनल ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक यूट्यूब चैनल कुडला रैम्स पर लगे मीडिया गाग आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि इस याचिका को उचित न्यायालय में जाना चाहिए। धर्मस्थल के श्री मंजुनाथ स्वामी मंदिर में बड़े पैमाने पर दफनाने के आरोप के बाद एक यूट्यूब चैनल में मंदिर प्रबंधन परिवार के खिलाफ कथित अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने पर रोक लगाने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मंदिर, उसके प्रबंधन परिवार और संबंधित संस्थानों के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यूट्यूब चैनल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश बहुत ही व्यापक है और ये सार्वजनिक हित पत्रकारिता पर इफेक्ट डालता है और ऐसे में न्यायालय ने यह भी कहा है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए उचित न्यायालय में जाना चाहिए। धर्मस्थल मंदिर
सचिव हर्षेंद्र कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दायर कर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया है कि लगभग 8000 यूट्यूब चैनल मंदिर के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रसारित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले की सुनवाई करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बिजली एक सार्वजनिक हित का साधन है और इसके नियामक परिसंपत्तियों में असमान वृद्धि से बचना चाहिए। बता दें कि न्यायालय ने कहा है कि बिजली वितरण कंपनियों को अपने वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखनी चाहिए। मामला बिजली वितरण कंपनियों द्वारा नियामक परिसंपत्तियों में वृद्धि से संबंधित था। न्यायालय ने कहा है कि नियामक परिसंपत्तियों में वृद्धि का उद्देश्य बिजली की दरों को जो है वो स्थिर रखना है और इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि बिजली एक सार्वजनिक हित का साधन है और इसके नियामक परिसंपत्तियों में असमान वृद्धि से बचना चाहिए। न्यायालय ने बिजली वितरण कंपनियों को अपने वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि बिजली एक सार्वजनिक हित का साधन है और इसके नियामक परिसंपत्तियों में असमान वृद्धि से बचना चाहिए। न्यायालय ने बिजली वितरण कंपनियों को अपने वित्तीय प्रबंधन को पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा है कि नियामक परिसंपत्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और इसका बिजली दरों को स्थिर रखना चाहिए। इसका उद्देश्य मुख्य यही होना चाहिए। न्यायालय ने इस निर्णय से बिजली वितरण कंपनियों को अपने वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे बिजली उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी और बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.